ओके, सो अब हम पढ़ते हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। गैरी म्यूलर थे जिन्होंने पीसीआर डेवलप किया था। इससे हम अपने टारगेट रीजन, जो डीएनए का हमारा टारगेट रीजन है, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। की कंपोनेंट्स जो होते हैं पीसीआर में, वो हमारे पास डीएनए टैम्पलेट होना चाहिए, यानी कि जिनके पास प्राइमर बाइंडिंग साइट हो। डीएनए टैम्पलेट होना चाहिए हमारे पास, एक टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, 2 डीएनए प्राइमर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर। देन हमारे पास डीएनटीपीज होने चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। एंड हमारे पास क्या होने चाहिए, बफर होने चाहिए एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, एंड मैग्नीशियम और मैग्नीज आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। सो ये जो है कुछ टारगेट रीजन जो हमारे पीसीआर रिएक्शन में होने चाहिए। स्टेप जो होते हैं पीसीआर में, सबसे पहला होता है इनिशियल डीनेचुरेशन। सबसे पहले हम डीएनए को डीनेचर करते हैं। 95 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। डीनेचुरेशन जो होता है 95 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद हम इसकी एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग होता है यानी कि 60 to 65 डिग्री सेल्सियस पे जो प्राइमर्स होते हैं वो इस पे अनील किए जाते हैं। फिर उनका एक्सटेंशन और एलोंगेशन होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि उस टाइम पे टैग पॉलीमरेज की मैक्सिमम एक्टिविटी शो होती है 72 डिग्री सेल्सियस पे। सो इसके अंदर हम टैग पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। सो स्टेप जो होते हैं पीसीआर में, पहले इनिशियल डीनेचुरेशन, देन डीनेचुरेशन, देन एनीलिंग विच इज 60 to 65 डिग्री सेल्सियस पे, एंड देन एक्सटेंशन कम से कम 20 से 30 साइकिल ये चलती है। इसी तरीके से डीएनए पहले डीनेचर होगा, फिर प्राइमर एनील किए जाते हैं, फिर उनका एक्सटेंशन होता है, फिर फाइनल एक्सटेंशन किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पे 5 से 20 मिनट तक के लिए। एंड इसको हम होल्ड भी करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे और 10 डिग्री सेल्सियस से इनफाइनाइट तक। सो वी होल्ड इट ऑल्सो। मतलब ये बेसिकली स्टेप्स होते हैं पीसीआर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डीनेचुरेशन करेंगे, डीएनए का स्ट्रैंड हमारा सेपरेट हो जाएगा। देन हम रिवर्स प्राइमर ऐड करते हैं एंड फॉरवर्ड प्राइमर ऐड करते हैं। दोनों सेपरेट स्ट्रैंड पे रिवर्स एंड फॉरवर्ड प्राइमर ऐड करेंगे, एंड देन इनकी क्या होगी, एनिलिंग हो जाती है फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर की। तो जब इनकी एनिलिंग हो जाती है, फिर इनका हम एक्सटेंशन करते हैं, यानी कि ये आगे जो है ऐड होते रहते हैं, डीएनटीपीज हम इसमें आके ऐड करेंगे। सो 2n हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 to the power n टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज़। एन हमारा होता है नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी चली है। डीएनए कॉपीज़ अगर कैलकुलेट कर रही है तो n इज़ द नंबर ऑफ साइकिल। सो फॉरवर्ड प्राइमर्स जो हैं वो टैम्पलेट या एंटी सेंस स्ट्रैंड से बाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, होता है टैम्पलेट स्ट्रैंड एंड दूसरा होता है सेंस स्ट्रैंड, जिसको हम नॉन टैम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं। सो फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो हमारे टैम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड से बाइंड करता है, एंड रिवर्स प्राइमर जो होता है इट बाइंड टू द सेंस स्ट्रैंड और नॉन टैम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि उसके ऑपोजिट ऐड करेगा। ठीक है, जो डिज़ाइनिंग होती है ना प्राइमर की, ये इंपॉर्टेंट होती है। प्राइमर की डिज़ाइनिंग बहुत ही स्पेसिफिक करी जाती है। जीसी कंटेंट ज़्यादा रखा जाता है प्राइमर्स के अंदर, 40 to 60%, ताकि जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो। एंड जो टीएम होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमाइज्ड टेम्परेचर जो है वो एक जिस पे वो ऑप्टिमम एक्टिविटी अपनी शो करे। जैसे जो एनीलिंग का टेम्परेचर होता है ना, जब हम प्राइमर को एनील कर रहे होते हैं, वो 2 to 5 डिग्री जो है कम होना चाहिए देन द टीएम ऑफ प्राइमर्स। यानी कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ना प्राइमर का, उससे 2 से 3 डिग्री या 5 डिग्री जो है वो कम होना चाहिए एनीलिंग टेम्परेचर जो हम यूज़ करते हैं। अगर टेम्परेचर जो है ज़्यादा हुआ, इफ़ अबव विच प्राइमर विल नॉट बी एबल टू बाइंड, मतलब उसके फिर प्राइमर बाइंड नहीं कर पाएंगे। सो एनीलिंग टेम्परेचर इसलिए हम जो है थोड़ा कम रखते हैं देन द टीएम ऑफ प्राइमर। ठीक है, और 18 से 22 बेसिस लॉन्ग प्राइमर हम लेते हैं, 18 से 22 बेसिस। अगर प्राइमर का टीएम हमारा 60 डिग्री है, तो जो एनीलिंग का वो होना चाहिए टीएम, वो कितना होना चाहिए, एनीलिंग के लिए हम 58 और 57, मतलब 2 से 3 डिग्री उससे कम ही रखेंगे। अगर प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर जो है उससे कम रखते हैं हम एनीलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो। ठीक है, सो ये याद रखना, दिस इज़ द डिज़ाइनिंग ऑफ प्राइमर। एंड अगर हम पीसीआर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें, पीसीआर जो है रैपिड और वर्सेटाइल इन विट्रो मेथड होता है, लैब में यूज़ होता है एम्पलीफाई करने के लिए टारगेट डीएनए सीक्वेंस को विद इन द सोर्स ऑफ डीएनए। कैरी म्यूलर ने ये डिज़ाइन किया था टू परमिट सच सेलेक्टिव एप्लीकेशन सम प्रायर डीएनए सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टारगेट सीक्वेंस हमें रिक्वायर होती है। मतलब हमें सीक्वेंस पता होनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जिससे हम प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हैं अपने। जो डिज़ाइन ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर
ठीक है, स्पेसिफिक टू द टारगेट सीक्वेंस एंड आर ऑफन 15 to 25 या 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। जैसे हम प्राइमर को ऐड कर देंगे ना टू द डी नेचर टेम्पलेट डीएनए में, दे बाइंड स्पेसिफिकली टू द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस, अपने टारगेट साइट पे जो है वो बाइंड हो जाते हैं। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेजेस में डीएनए प्रिकर्सर हम ऐड करते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, ये सब ऐड करते हैं। एंड प्राइमर फिर इनिशिएट कर देता है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द इंडिविजुअल डीएनए स्ट्रैंड ऑफ द टारगेट एंड डीएनए सेगमेंट एंड विल ओवरलैप ईच अदर। सो इस तरीके से जो है इनका एक्सटेंशन हो जाता है। प्राइमर डिज़ाइनिंग में प्राइमर की लेंथ हमने देखी 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए। अगर वो छोटा हुआ तो वो कहीं पे भी जाके हाइब्रिडाइज कर जाएगा, और अगर वो लंबा हुआ तो डी नेचर्ड हो जाएगा, तो उसका जो डी नेचरेशन है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा अगर लंबा हो तो इसलिए हम 18 से 20 न्यूक्लियोटाइड तक रखते हैं प्राइमर की लेंथ। नेचर जो होता है सीक्वेंस का, इन्वर्टेड रिपीट्स मोर देन 3 बेस पेयर इन लेंथ शुड नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, जो प्राइमर की सीक्वेंस होती हैं उसके अंदर जो इन्वर्टेड रिपीट्स हैं वो 3 बेस पेयर इन लेंथ से ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, इन्वर्टेड रिपीट्स। दीज टाइप ऑफ सीक्वेंस, इनकी वजह से हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे प्राइमर एनीलिंग में दिक्कत आती है। एंड नो कॉम्प्लीमेंट, प्राइमर के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होनी चाहिए, जिससे अगर हुई तो हमारा हाइब्रिड फॉर्म हो जाएगा। सो प्राइमर के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होनी चाहिए, प्लस इन्वर्टेड रिपीट्स नहीं ज़्यादा प्रेजेंट होने चाहिए। जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है ना, इज़ द टेम्परेचर जिस पे हमारा हाफ डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड हाफ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सो अगर आपको फॉर्मूला चाहिए कैलकुलेट करने के लिए टीएम वैल्यू, तो उसमें हम यूज़ करते हैं टीएम इज इक्वल टू 2A+T हो जाता है एंड +4G+C हमारे पास हो जाता है। सो टीएम ऑफ 2 प्राइमर should not differ by more than 5 degrees Celsius and the TM of the amplification product should not differ by those of primer by more than 10%। मतलब वही है कि जो हम TM यूज़ करते हैं ना एनीलिंग के लिए, वो 2 से 3 डिग्री जो है वो कम होना चाहिए जो प्राइमर का अपना TM होता है। ठीक है, बेस कॉम्पोजिशन वही है जी, जीसी कंटेंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, 40 to 60% होना चाहिए। सो इस तरीके से जो है प्राइमर की डिज़ाइनिंग करी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में, किसके बारे में, इन द डिज़ाइनिंग ऑफ प्राइमर। जैसे अगर हम सीक्वेंस देखें, ये अगर एक क्वेश्चन हमारे पास है 5 प्राइम एंड इज़ द डीएनए सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट डिज़ाइन। सो पीसीआर के अंदर एक पॉइंट ये भी है कि अगर हमें मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम डीएनए मॉलिक्यूल का चेक करना है, उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं टीएम इज इक्वल टू 2A+T+4 देन G+C। जीसी कंटेंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, बेसिक फार्मूला टू कैलकुलेट टीएम ऑफ डीएनए। एंड जो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है ये थर्मोस्टेबल होता है। डीएनए बॉल 1 जो हम थर्मस एक्वाटिकस से इसको आइसोलेट करते हैं, इसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी है 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पे देता है अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी एंड स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। अगर पोटेशियम मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं ये इसकी एक्टिविटी को प्रोमोट करते हैं, लेकिन इसके पास एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। सो इट में रिजल्ट इन एरर रेट, यानी कि एरर रेट होता है, एरर प्रोन होता है, जैसे 1 in 9000 न्यूक्लियोटाइड ये एरर क्रिएट कर सकता है। कम है लेकिन एरर प्रोन ये होता है। सो अल्टरनेटिवली हम दूसरे डीएनए पॉलीमरेज भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक PFU एंजाइम कैन बी यूज्ड। इसके अंदर तीनों एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे हम बात करते हैं 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एंड 5' to 3' पॉलीमरेज, तीनों एक्टिविटीज़ होती है। ये भी थर्मोस्टेबल होता है, सो हम ये प्रेफर करते हैं। एंड TTH होता है थर्मोफाइल से, PWO, TLI, वेंट, ये सब क्या होते हैं, डीएनए पॉलीमरेजेस ही होते हैं जो हम, जिनके पास ये एक्टिविटीज़, तीनों एक्टिविटीज़ होती है, हम इनको प्रेफर भी करते हैं। PFU डीएनए पॉलीमरेज को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। टैग डीएनए पॉलीमरेज हम यूज़ करते हैं लेकिन इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद जो है पीसीआर के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। वी हैव लाइक सो मैनी टाइप्स ऑफ पीसीआर। एक होता है कन्वेंशनल पीसीआर, यानी कि वही की रेगुलर पीसीआर मेथड जिसमें हम दोनों प्राइमर यूज़ करते हैं, एंड आइडियल पीसीआर कंडीशन जो हम अभी पढ़ के आए हैं। एंड एट दी एंड जो है एग्रॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को विजुअलाइज कर सके। वी आर आइसोलेटिंग एंड एम्पलीफाइंग जीन, और अपना जो टारगेट डीएनए रीजन है उसको एम्पलीफाई करना, आइसोलेट करना।
ठीक है, वही हमारा काम होता है। मतलब बेसिक जो कन्वेंशनल पीसीआर हम पढ़ते हैं ये वही है। एक होता है हमारे पास एसिमेट्रिक पीसीआर। इससे हम क्या कर सकते हैं, एसिमेट्रिक पीसीआर से अगर आपको कोई एक ही स्ट्रैंड है टेम्पलेट का जो आपको एम्पलीफाई करना है तो हम प्रेफर कर सकते हैं एसिमेट्रिक पीसीआर। अगर हमें एक ही स्ट्रैंड को एम्पलीफाई करना है, यूज टू एम्पलीफाई प्रेफरेंशनली वन स्ट्रैंड ऑफ टेम्पलेट, तो इसमें एक प्राइमर को हम ज़्यादा हायर कंटेंट में यूज़ करते हैं, तभी हम एसिमेट्रिक बोल रहे हैं, क्योंकि सिमेट्री इसके अंदर नहीं है, क्योंकि हम एक प्राइमर को हायर अमाउंट में यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ यूज टू सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड, जैसे सिक्वेंसिंग के लिए या हाइब्रिडाइजेशन प्रॉबिंग के लिए जब हमें डीएनए स्ट्रैंड की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे अगर हम एसिमेट्रिक पीसीआर करें, क्योंकि हमें एक ही टेम्पलेट की कॉपी बनानी है, बहुत सारी एक ही डीएनए स्ट्रैंड की कॉपी बनानी है प्रॉबिंग के लिए या सिक्वेंसिंग के लिए, इफ़ ओनली वन स्ट्रैंड इज वी नीड टू एम्पलीफाई एंड फॉर सिक्वेंसिंग पर्पस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है एसिमेट्रिक पीसीआर। ठीक है, सो उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड, विच इज़ द कॉलोनी पीसीआर। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ मैथड विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई टारगेट डीएनए सीक्वेंस इन द प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बैक्टीरियल कॉलोनीज। यानी कि हमारा एक प्लाज्मिड है जो हमने बैक्टीरिया कॉलोनीज के अंदर डाल दिया है, उसमें हमें अपने टारगेट डीएनए सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है, आइडेंटिफाई अपने टारगेट डीएनए सीक्वेंस हम प्लाज्मिड के अंदर डालते हैं एंड फिर उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करा देते हैं। बैक्टीरिया उसको ले लेता है प्लाज्मिड को, फिर बैक्टीरिया कॉलोनी जो होती है वो हम पीसीआर मिक्स में डाल देते हैं, इज एडेड इनटू द पीसीआर मिक्स एंड यूज टू आइडेंटिफाई करेक्ट कॉलोनीज आफ्टर क्लोनिंग लाइगेशन। क्लोनिंग के बाद फिर हम अपनी करेक्ट कॉलोनीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि जो हमारी कॉलोनीज़ फॉर्म हो जाती हैं बैक्टीरिया की उसमें से हम पिक करते हैं, देन अपना डीएनए आइसोलेट करेंगे एंड देन उसका पीसीआर करते हैं। तो कॉलोनी पीसीआर यही होता है जिसमें हम जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड में हम अपना डीएनए डाल देना टारगेट डीएनए एंड देन वो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ में डाल देते हैं। बैक्टीरिया कॉलोनी को हम ऐड कर देंगे पीसीआर मिक्स में, फिर हम उसमें से करेक्ट कॉलोनीज़ जो है अपनी वहाँ से पिकअप करते हैं। लाइगेशन के बाद करेक्ट कॉलोनीज़ हम वहाँ से पिक करते हैं, तो ये होता है कॉलोनी पीसीआर। फिर एक होता है हमारे पास आरटी पीसीआर विच इज़ अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर जो होता है ये रेट्रोवायरसेस में, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है वो रेट्रोवायरसेस में मिलता है। ठीक है, लेकिन हम इस एंजाइम को बट वी डोंट आइसोलेट दिस एंजाइम फ्रॉम एचआईवी, हम वहाँ से इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। इस मेथड में हम आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं एंड उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है ना इज यूज, ये क्या होता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पे डिपेंड होकर डीएनए बनाता है। इन नेचर इसके पास क्या होती है, इंट्रिंसिक आरएनएज एच एक्टिविटी होती है एंड आरएनएज एच एंजाइम हम पढ़ चुके हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्लीव करता है। ठीक है, सो इन नेचर इट हैज़ इंट्रिंसिक आरएनएज एच एक्टिविटी एंड इसको हम आइसोलेट करते हैं आरटीएज एंजाइम को एमएमएलवी से, दैट इज मोनोन्यूक्लिक ल्यूकीमिया वायरस या फिर एएमवी एवियन माइलोब्लास्टोसिस वायरस। कमर्शियली इन सोर्सेज से हम जो है इसको आइसोलेट करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का हम यूज़ करते हैं इसमें एंड आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके हम अपना cDNA बनाते हैं, कन्वर्ट इनटू cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कैसे होता है। सपोज करो कि हमारा एमआरएनए है, कैपिंग एंड टेलिंग हुई है, उसके बाद हम इसमें सबसे पहले हमने आरएनए आइसोलेट कर लिया सेल से, उसके बाद हम आरटीएज एंजाइम देते हैं एंड इसको डीएनटीपीज देंगे, आरटीएज एंजाइम देंगे। तो एमआरएनए के पास तो पॉली ए टेल भी होती है, उसके बाद हमारा जो डीएनए आरएनए का ये हाइब्रिड बन जाता है। फिर इसके पास जो आरएनएज एच एक्टिविटी होती है उससे ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए को रिमूव कर देगा, यहाँ से क्लीव कर देगा, तो हमारे पास जो है सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बच जाता है। इन केस ऑफ बैक्टीरियल आरएनए में हमारे पास पॉली ए टेल नहीं होती है, सो ओलिगो डीटी प्राइमर हम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हम जो प्राइमर यूज़ करते हैं ना बेसिकली वो ओलिगो डीटी प्राइमर यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास पॉली ए टेल होती है।
क्योंकि हमारा जो mRNA होता है ना उसमें पॉली ए टेल होती है, तो हम प्राइमर ओलिगो dt प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पॉली ए एडेनिन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम ओलिगो dt प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ए टी के साथ जो है बाइंड हो सकता है, तो ओलिगो dt प्राइमर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया आरएनए में पॉली ए टेल नहीं करते और नहीं होती है बैक्टीरियल आरएनए में, तो इसलिए हम ओलिगो dt प्राइमर यूज़ नहीं कर सकते, तो हम रैंडम प्राइमर यूज़ करते हैं। यूकैरियोटिक का mRNA वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो cDNA हम ईजिली बना सकते हैं, बट बैक्टीरियल में mRNA क्योंकि उसमें कपल रिएक्शन नहीं होती, इतना स्टेबल नहीं होता है। TTH एक पॉलीमरेज होता है विच इज़ अ हाई टेम्परेचर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA इन द प्रेजेंस ऑफ MnCl2। ये जो TTH पॉलीमरेज होता है ना, ये भी काम करता है। TTH पॉलीमरेज हमने बोला था टैग पॉलीमरेज होता है, एंड ये एक TTH पॉलीमरेज होता है। ये हेल्प करता है, ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है आरएनए के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये काम करता है। ये वाला पॉलीमरेज जो होता है TTH पॉलीमरेज, हाई टेम्परेचर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ MnCl2, ये कर सकता है TTH पॉलीमरेज, याद रखना। एंड इस तरीके से हम अपना जो है सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA बना सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करके mRNA से। फिर हमारा जो है नेक्स्ट PCR आता है हॉट स्टार्ट PCR। ये अल्टरनेटिव टाइप हो गया कन्वेंशनल PCR का, जिसमें हम रिमूव करते हैं या प्राइमर डाइमर जो बन जाते हैं उनको मिनिमाइज कर देते हैं, एंड या फिर कोई नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी हम हटा देते हैं। प्राइमर के डाइमर अगर बन गए हैं एंड नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होता है उसको रिमूव करना, सो इट इज़ एन अल्टरनेटिव टाइप ऑफ कन्वेंशनल PCR होता है। इनएक्टिवेटेड DNA पॉलीमरेज और मॉडिफाइड DNTPs इसमें हम यूज़ करते हैं विच आर एक्टिवेटेड एट हाई टेम्परेचर, एंड मैथड इज़ कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस क्लीन एंड स्पेसिफिक DNA प्रोडक्ट। बेसिकली जो मतलब अनइम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं इसमें, जैसे हमारे डाइमर बन गए हैं, प्राइमर में डाइमर अगर क्रिएट हो गई या नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन गया है, उसको रिमूव करने के लिए, क्लीन DNA प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है इन्वर्स PCR। जो इन्वर्स PCR होता है ना, ये क्या करता है, इन्वर्स PCR में आप अननोन DNA सीक्वेंस को एम्पलीफाई कर सकते हो, यानी कि जो इन्वर्स PCR होता है इसमें हम अननोन DNA सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। ओनली वन नॉन सीक्वेंस इज यूज टू एम्पलीफाई ओनली वन नॉन सीक्वेंस, एंड एक अननोन हो सकती है। प्राइमर जो है वो हम बाइंड करेंगे टू द सीक्वेंस एंड एम्पलीफाई करेंगे DNA को। कॉमनली यूज टू डिटरमाइन लोकेशन, अगर आपको किसी ट्रांसपोजॉन की या रेट्रोवायरल इंटीग्रेशन जो हुआ है होस्ट जीनोम में उसकी लोकेशन जाननी होती है, तो हम इसको कॉमनली यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड और इंसर्ट आउट PCR भी इसको बोलते हैं। कॉमनली यूज टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ ट्रांसपोजॉन और रेट्रोवायरल इंटीग्रेशन जो होते हैं होस्ट जीनोम में, जिनका हमें सीक्वेंस पता है लेकिन उनकी हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक इसमें नॉन सीक्वेंस को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, ओनली वन नॉन सीक्वेंस, एंड प्राइमर्स जो है बाइंड करते हैं सीक्वेंस पे एंड देन एम्पलीफाई करते हैं DNA पे, अगर एक ही नॉन सीक्वेंस है तो अगर आपको ट्रांसपोजोन्स या रेट्रोवायरस इंटीग्रेशन हुआ है होस्ट जीनोम में उनका पता लगाना है तो हम इन्वर्स PCR जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ PCR विच इज़ इन्वर्स PCR। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लेक्स PCR। मल्टीप्लेक्स PCR इट इज़ अ मेथड टू एम्पलीफाई मल्टीपल टारगेट, अगर आपको एम्पलीफाई करने हैं एक ही सिंगल PCR में। सो मल्टीप्लेक्स नाम से पता चल रहा है एम्पलीफाई मल्टीपल टारगेट इन सिंगल PCR। मल्टीपल प्राइमर्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस, इसके अंदर हम मल्टीपल प्राइमर्स यूज़ करते हैं, एंड इसको हम यूज़ करते हैं जीनोटाइपिंग में या पैथोजन डिटेक्शन में। मल्टीपल साइट्स ऑफ पैथोजन अगर डिटेक्ट करनी है, पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी में हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्स PCR में हम डिफरेंट प्राइमर यूज़ करते हैं। सो ये हमारा DNA है, वी हैव 4 टारगेट टू एम्पलीफाई ईच ऑफ देम, वी हैव टू मेक प्राइमर फॉर ईच। सो अगर ये 4 हमारे पास टारगेट है, हमें चारों को एम्पलीफाई करना है, तो चारों के लिए हमको प्राइमर बनाना पड़ेगा फॉर ईच, एंड 4 PCR शुड बी डन। तो ये मल्टीपल प्राइमर होता है एक ही सिंगल PCR में, यहाँ पे हम कर सकते हैं। यानी कि पहले हमें क्या करना होता था कि जैसे अगर ये 4 टारगेट सीक्वेंस है, इनको हमको एम्पलीफाई करना है, तो
4 पीसीआर करने पड़ेंगे, लेकिन मल्टीप्लेक्स में क्या हो सकता है, हम एक ही मतलब सिंगल पीसीआर में कर सकते हैं, मल्टीपल प्राइमर ऐड करते हैं एक ही पीसीआर में, तो इसलिए मल्टीप्लेक्स पीसीआर जो है काफ़ी ज़्यादा इसका एडवांटेज है इस केस में, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर जो होता है ना, इट इज़ अ मेथड जहाँ पे हमारी जो स्पेसिफिसिटी है वो एनहेंस हो जाती है। इसमें हम 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं, नेस्टेड पीसीआर, ठीक है, याद रखना। नेस्टेड पीसीआर में हम 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटी इसकी स्पेसिफिसिटी एनहेंस हो जाती है। देखो ये हमारा टारगेट डीएनए है, सेकेंड पहला प्राइमर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द सेकेंड प्राइमर। सो फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर जो है हमारे टारगेट डीएनए के बाहर यूज़ होता है एंड ओनली इट विल एम्पलीफाई द आउटसाइड रीजन को ही वो एम्पलीफाई करेगा। सेकेंड प्राइमर स्पेसिफिक होता है टारगेट डीएनए के लिए एंड ए स्पेसिफिक टैम्पलेट उसके लिए हमको चाहिए होता है। सो स्पेसिफिक टैम्पलेट होता है जिसके स्पेसिफिक हमारा सेकेंड प्राइमर होता है एंड जो फर्स्ट वाला होता है वो टारगेट डीएनए के बाहर होता है, तो ये बाहर वाले रीजन को एम्पलीफाई करता है। सो यानी कि जो फर्स्ट सेट होता है इट बाइंड आउटसाइड द टारगेट डीएनए एंड सेकंड सेट जो है वो एम्पलीफाई करता है सिर्फ टारगेट डीएनए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मेथड होता है। पहला प्राइमर बाहर वाले को रीजन को एम्पलीफाई करता है एंड दूसरा जो है हमारे टारगेट डीएनए से बाइंड करता है एंड वहाँ पे उसको एम्पलीफाई करता है। सो इट इज़ वेरी मतलब स्पेसिफिसिटीज़ की एनहेंस्ड हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द नेस्टेड पीसीआर। उसके बाद हमारा एक और रह जाता है, दैट इज़ क्यूआरटी पीसीआर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर अलग था, देन ये क्यूआरटी पीसीआर होता है जो कि क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर होता है। इट इज़ अ मेथड विच इन रियल टाइम डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड ऑल्सो क्वांटिफाई टारगेट डीएनए सीक्वेंस। हम प्रेजेंस और उसकी क्वांटिटी क्वांटिफाई भी कर सकते हैं जो हमारा टारगेट डीएनए सीक्वेंस होता है इन रियल टाइम में, ठीक है। सो इट इज़ अ रियल टाइम पीसीआर। ये किस पे बेस्ड होता है ना, इसमें हम फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ करते हैं। इसको हमें जल पे रन कराने की ज़रूरत नहीं है। इन दिस हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे ही। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ फ्लोरेसेंट डाई, उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लाइक जैसे साइबर ग्रीन एक डाई होती है, ये शो करती है फ्लोरेसेंस एक्सटेंशन स्टेप पे फ्लोरेसेंस शो करती है। सो साइबर ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, ये डीएनए के अंदर बाइंड हो जाती है। टैगमैन यूज़ कर सकते हैं एट ये भी एक्सटेंशन स्टेप पे ही जो है फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है। प्राइमर शुड बी यूज़। तो इस तरीके से हम साइबर ग्रीन या टैगमैन यूज़ कर सकते हैं। अभी देखते हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं। सो जो रियल टाइम पीसीआर होता है इसमें कंपोनेंट वही है, आपको टैम्पलेट चाहिए, प्राइमर पेयर चाहिए, एंजाइम चाहिए, बफर चाहिए जो कॉमन होता है। एडिशनली हमें इसमें फ्लोरेसेंट डाई चाहिए होती है जो कि साइबर ग्रीन हम यूज़ कर सकते हैं या ईवा ग्रीन डाई हम यूज़ कर सकते हैं। एंड अल्टरनेटिवली या तो हम टैगमैन प्रॉब भी यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बीकन्स यूज़ कर सकते हैं। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे यूज़ होते हैं। सो टैगमैन प्रॉब या मॉलिक्यूलर बीकन्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये देखोगे ना कि टैगमैन प्रॉब में क्या होता है ना, एक हमारे पास प्रॉब होता है एंड एक होता है क्वेंचर। सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी जब होती है वो इस एफ को रिमूव कर देती है यहाँ से प्रॉब को एंड फ्लोरेसेंस एमिट होने लग जाता है। अगर ये दोनों पास पास होते हैं ना, प्रॉब एंड क्वेंचर, क्वेंचर क्या करता है उसके फ्लोरेसेंस को क्वेंच करके रखता है, लेकिन जब ये यहाँ से रिमूव हो जाता है एफ तब इसका फ्लोरेसेंस जो है हमें दिखाई देता है। तो ये देखते हैं कैसे होता है। जैसे हम अगर मॉलिक्यूलर बीकन्स देखें, मॉलिक्यूलर बीकन्स जो है एनिलिंग स्टेप पे हम इसको शो करते हैं, ठीक है। एनिलिंग स्टेप पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बीकन्स को। ये इस तरीके का मॉलिक्यूलर बीकन होता है, इसके पास ये एफ होता है एंड एक इसके पास क्यू होता है। 2 and 3 टाइम बिगर देन द, ये टैगमैन से बड़ा होता है। ये जो मॉलिक्यूलर बीकन हम यूज़ कर रहे हैं इट इज़ 2 and 3 टाइम बिगर देन टैगमैन। सो जैसे ही मान लो ये 95 डिग्री सेल्सियस पे ये जो स्ट्रक्चर है ओपन होता है एंड फिर एनीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर बीकन होता है एनीलिंग स्टेप पे ये शो कर देता है हमें। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर बीकन जो है वो यूज़ कैसे होता है, देखते हैं।
मॉलिक्यूलर व्हीकल्स जो है टैगमैन से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जो ये हाइब्रिड प्रॉब हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये जो जैसे टैगमैन प्रॉब है ये बहुत कॉमन होता है। यानी कि टैगमैन जो होता है ना, इसके 5 प्राइम एंड पे एक फ्लोरोफोर लगा हुआ होता है एंड 3 प्राइम एंड पे एक क्वेंचर होता है। इट इज़ 20 to 30 बेस पेयर लॉन्ग। अगर ये फ्लोरोफोर और क्वेंचर क्लोज आते हैं तो फ्लोरेसेंस नहीं होगा, क्वेंचर जो है उसके फ्लोरेसेंस को क्वेंच कर देगा। लेकिन जब थर्ड स्टेप होता है ना 72 डिग्री सेल्सियस पे, जहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा होता है, ठीक है, थर्ड स्टेप पे क्या हो रहा होता है, एक्सटेंशन पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, वो वहाँ से एफ को रिमूव करेगा एंड फ्लोरेसेंस एमिट होता है। सो फ्लोरेसेंस जो है वो हमको एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन स्टेप पे जो है देखने को मिलता है इन केस ऑफ टैगमैन प्रॉब अगर यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। सो ये जो हाइब्रिड प्रॉब हम यूज़ करते हैं इंटरनल साइड बिटवीन द फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर में बाइंड हो जाते हैं। हाइब्रिड प्रॉब विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। प्रॉब शुड ऑलवेज बाइंड टू द इंटरनल साइड। ये जो प्रॉब होते हैं ना अंदर की साइड बाइंड होने चाहिए एंड हाइब्रिड प्रॉब जो होते हैं इंटरनल साइड ही बाइंड होते हैं बिटवीन फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर के बीच में। इस तरीके से जो ये टैगमैन प्रॉब होता है, टैगमैन यहाँ पे कोई फ्लोरेसेंस नहीं देगा, एक्सटेंशन इफेक्ट में ये फ्लोरेसेंस देता है। ये फॉरवर्ड प्राइमर हो गया, रिवर्स प्राइमर हो गया। सो हाइब्रिड प्रॉब हमेशा इंटरनल साइड बाइंड होने चाहिए। एंड इसी तरीके से मॉलिक्यूलर बीएकन्स भी होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर बीएकन्स ये एनीलिंग स्टेप पे शो करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर बीएकन्स। एंड ये जो फ्लोरोफोर और क्वेंचर वाला है ना, ये हमने टैगमैन का ही एग्जांपल देखा है। मॉलिक्यूलर बीएकन्स हम आगे स्टडी करेंगे कि कैसे जो है ये इन्वॉल्व होते हैं मॉलिक्यूलर बीएकन्स। अब इसमें एक चीज़ आप देखो, जैसे हमने साइबर ग्रीन जो डाई है वो हमने यूज़ करी है, ये हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड करती है साइबर ग्रीन, ठीक है। उसके बाद जैसे ये सेपरेट होता है, फिर एक्सटेंशन होता है, फिर सेपरेट होता है, इस तरीके से ही तो चलता है। सो इन ईच स्टेप फ्लोरेसेंस जो है वो भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि हर एक स्टेप में मोर डीएनए जो है वो बन रहे हैं पीसीआर में। सो बाइंड मोर। इनिशियली इट इज़ नॉट मेक अ स्टेबल प्रोडक्ट, लेकिन 6 से 8 साइकिल के बाद एक स्टेबल डीएनए हमारा बन जाता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्लोरेसेंस जो है वो इंक्रीज ही होता जाएगा साइकिल के साथ। तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहाँ पे जितने भी एंजाइम होते हैं ना, ऑल द एंजाइम डीएनटीपी बफर, वो सब कम हो जाएंगे एंड स्कार्सिटी हमें मतलब कमी दिखाई देने लगेगी इनकी। सो इस टाइम पे फ्लोरेसेंस जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। सो इनिशियली देन एक्सपोनेंशियल फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है। इनिशियली एकदम से फ्लोरेसेंस बहुत ज़्यादा आएगा एंड उसके बाद वो सैचुरेट हो जाता है, यानी कि हमें ज़्यादा फ्लोरेसेंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे अगर हम ये वाला ग्राफ अगर आप देखोगे, इन केस ऑफ हम रियल टाइम पीसीआर का ग्राफ ही ये देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ फ्लोरेसेंस होता है एंड देन इधर हमारी नंबर ऑफ साइकिल चल रही होती हैं। देखो इसमें ना ये 3 ए एंड बी एंड सी 3 कर्व हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप सीटी वैल्यू देखोगे, सीटी वैल्यू जो होती है ये एक थ्रेशोल्ड साइकिल होती है जिसपे हमारा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है एंड इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, वो बढ़ती है। यानी कि सीटी वैल्यू वो थ्रेशोल्ड साइकिल होती है जहाँ पे हमारा स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इन सब की सीटी वैल्यू अगर आप देखो, इसकी सीटी वैल्यू यहाँ पे है, इसकी सीटी वैल्यू यहाँ पे है एंड इसकी जो सीटी वैल्यू है ये दे रखी है, सीटी वैल्यू, नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पे दे रखे हैं। तो सीटी वैल्यू जितनी कम होगी ना उतने ही ज़्यादा जो है मोर डीएनए कॉपीज़ बन रही हैं, मोर डीएनए कॉपीज़ बन रही हैं सीटी वैल्यू जितनी कम होगी। जैसे सीटी 11 है, यानी कि ये जल्दी सैचुरेट हो गया, दैट इज प्रोडक्ट इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ओनली इन 11th साइकिल, यानी कि वो जल्दी ही वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया है, सैचुरेट वो जल्दी हो गया, यानी कि उसका जो सीटी वैल्यू है वो कम है, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया सिर्फ 11th ही साइकिल में। एंड मान लो बी की वैल्यू 11 है, 15 है, वो 15th साइकिल पे जो है अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे आया है एंड 21 पे वो 21 साइकिल पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे आया। यानी कि अगर सीटी वैल्यू कम है तो उसकी डीएनए की कॉपी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि थ्रेशोल्ड साइकिल जहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट हमारा जल्दी बन गया है उसका, सो इसलिए लोअर सीटी वैल्यू मोर डीएनए कॉपीज़। सो इन द ए अगर हम ए को देखें, एक्सपोनेंशियल फेज जो है वो पहले आ गई है, सो ए की सीटी वैल्यू कम है,
ठीक है, सीटी वैल्यू कम है तो यानी कि एक्सप्रेशन इसमें ज़्यादा हो रहा होगा, सीटी वैल्यू कम है, मीन्स इट विल मेक मोर प्रोडक्ट इन लेस नंबर ऑफ साइकिल, कम नंबर ऑफ साइकिल में इसने ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिया सीटी वैल्यू कम होने की वजह से। क्योंकि सीटी वैल्यू अगर कम है मीन्स इट विल मेक मोर प्रोडक्ट इन लेस नंबर ऑफ साइकिल, दैट इज़ ए में ज़्यादा mRNA डीएनए की कॉपीज़ ज़्यादा टेम्पलेट होंगे ए के अंदर, इट हैज़ मोर डीएनए कॉपीज़। ऐसे जो सी है इसकी सीटी वैल्यू हाई है, यानी कि इसमें जो डीएनए कॉपीज़ है वो कम होंगी, लोअर एक्सप्रेशन होगा। सो बस इतना याद रखना है कि जो सीटी वैल्यू होती है वो डीएनए कॉपीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। कम सीटी वैल्यू तो ज़्यादा डीएनए कॉपीज़ होगी, यानी कि उसने कम साइकिल पे ही ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिया है। तो ये था हमारा रियल टाइम पीसीआर एंड इसको हम कैसे जो है ग्राफ को स्टडी करते हैं। सीटी वैल्यू क्या होती है, ये वो थ्रेशोल्ड साइकिल होती है जहाँ पे वो स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी अगर स्टेबल प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म हो जाता है एंड एक्सपोनेंशियली जो है वो ज़्यादा कॉपीज़ बनाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर जिसकी सीटी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा पीसीआर के बारे में। वी हैव कंप्लीटेड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआर एंड प्रॉब हम कौन से यूज़ करते हैं रियल टाइम पीसीआर में। मॉलिक्यूलर बेकन्स को भी हम स्टडी करेंगे एंड साइबर ग्रीन जो होती है हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड करती है। टैगमैन जो ये एक्सटेंशन स्टेप पे अपना जो है फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है। और ये था रियल टाइम पीसीआर।